अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम मैं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हनानी हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हूँ और इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। और कोविड और मुख्तलिफ किस्म की जो भी एपिडेमिक्स पाकिस्तान में या दुनिया भर में आती रही हैं, मैं उनके ऊपर एक गहरी निगाह भी रखता हूँ और इस मामले में बहुत सारी पॉलिसीज़ मुरतब करने में मैं पॉलिसी मेकर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। सर आज हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। आज हमारे कुछ सवालात हैं जो हमारे नाज़रीन भी हमसे पूछते रहे। जो पहला सवाल है वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को सबसे बड़ा जो खतरा है वो किससे है और उससे बचाव किस तरह से मुमकिन है? देखें, जो भी लोग मरीजों को हैंडल करते हैं, चाहे वो कोविड से मुतासिर हों या किसी और बीमारी से मुतासिर हों, वो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं, इसलिए कि मरीज़ उनसे बहुत ही करीब होता है और उस मरीज़ को जो भी अमराज़ ख़ास तौर पर ऐसी बीमारियाँ लाहक होती हैं, जो दूसरों को ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड हो सकते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली दुनिया जो है उसमें हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है और हम लोगों ने अपने आप की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो तमाम इक़दामात किए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा आज तक कि वो लोग जो मरीज़ों को देख रहे हैं उनकी सेफ्टी कैसे हो। जी। जहाँ तक के ताल्लुक है कि सेफ्टी के लिए उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, तो वो कोई बहुत महँगी चीज़ें नहीं हैं, ना उनकी कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी और उस वजह से जो है वो हम इस सूरत-ए-हाल का शिकार हुए कि सैकड़ों की तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, वो न सिर्फ़ बीमारी में मुब्तला हुए बल्कि कई लोगों ने अपनी जानें भी गँवा दी, इस कार्य खैर में। बहरहाल अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्थ केयर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, उसकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्राउडिंग ना हो। बहुत कम लोग, सिलेक्टेड लोग जिनका पहले से अपॉइंटमेंट हो, वो आएँ या फिर सिर्फ़ वो मरीज़ आएँ जो कि इमरजेंसीज़ का शिकार हों। तो इमरजेंसीज़ के लिहाज से इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जहाँ-जहाँ हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो उसको इस तरह से रेगुलेट करें कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना हो। अब उसके लिहाज से जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करते हैं और ऐसे एरियाज़ और डेज़िग्नेटेड एरियाज़ जहाँ पर इमरजेंसीज़ में मरीज़ों को हैंडल करना है, तो इमरजेंसीज़ के जो स्टाफ होता है, जो कि मरीज़ों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है या इमरजेंसी रूम में दाखिल होता है, दे शुड ऑल हैव देयर ओन प्रोटेक्टिव गियर्स डन प्रॉपर्ली। और जब भी वो लेकर आएँगे, जहाँ जिस फैसिलिटी में लेकर आएँगे, वहाँ जहाँ-जहाँ जिन जिन लोगों से उनका इंटरेक्शन होना है, उन सबको पीपीई प्रॉपर्ली अच्छी क्वालिटी का पीपीई प्रोवाइड किया हुआ होना चाहिए एंड दे शुड बी ट्रेन्ड कि किस तरह से वो पीपीई अप्लाई करना है और किस तरह से उसको डिस्पोज़ करना है। तो पीपीई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, वो 3-4 चीज़ों का है। एक तो जो है वो फेस का मास्क जो है, सर्जिकल मास्क जो है वो अगर प्रॉपर क्वालिटी का हो और प्रॉपर तरीके से पहना गया हो। उसके अलावा गॉगल्स हैं, फेस शील्ड है और गाउन्स हैं। ये प्रॉपर होने चाहिए और आजकल के दिनों में चूँकि जब कोविड वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हम एक चीज़ और रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर अगर पॉसिबल हो, तो कवरऑल उन तमाम चीज़ों के ऊपर कवरऑल भी पहन लिया जाए, ताकि एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो जाए। और उसके बाद जो है वो जब भी पेशेंट जितने भी आ रहे हैं, उन पेशेंट को ट्रेन भी करना चाहिए और उनको खुद को भी जो है ना, ये मास्क भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो मास्क पहने और हैंड हाइजीन के हवाले से उनको हैंड सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन अगेन हैंड सैनिटाइज़र शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी मीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। और हैंड हाइजीन और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत सही क्वालिटी के होने चाहिए। जहाँ ये चीज़ें जो हैं जिसमें थोड़े-थोड़े पैसे लोग बचाने के लिए जो है वो पुअर क्वालिटी की चीज़ें डाल देते हैं, दे डोंट रियलाइज़ कि उससे किसी की जान जा सकती है, दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मर्डर। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सही क्वालिटी की चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को। हाई क्वालिटी की पीपीईज़ चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप देखिए, अगर कोविड का आप ट्रेंड देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका वगैरह में, स्पेशली जो गरीब मुल्क हैं, उसमें वो लेट आया है।
इसकी क्या वजह है? क्या लेट आया है या पहले से था? आप ज़रा इस पे रोशनी डालिए। देखें, हमें ये लगता तो ये कि पाकिस्तान ने पहला केस जो है ना वो 26 फरवरी को रिपोर्ट किया है। तो हमारा ये इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में या जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें वो लेट गया है। लेकिन मेरा ख़्याल है ये हकीकत नहीं है। हुआ ये है कि ये वायरस जो है चाइना में भी अपीयर हो गया था सितंबर-अक्टूबर में, और पहला सिम्प्टोमेटिक केस जो है इनके हॉस्पिटल में रजिस्टर हुआ है 1 दिसंबर को, और इन्होंने इसको डायग्नोज़ किया है एंड ऑफ दिसंबर पे। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसकी डायग्नोसिस हो पाई है। इसलिए कि ये नया वायरस था, इसके लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया और टेस्ट डेवलप किया, तो उसमें टाइम लग गया। और यही वजह है कि ये वायरस जो है ये दुनिया भर में फैल चुका था इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, और जनवरी से लोगों को एहसास होना शुरू हुआ जब इन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लिए कि ये नया वायरस है और ये स्प्रेड हो रहा है, और उसको रोकने के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया। लेकिन उस वक़्त तक भी हम लोग सब पूरी दुनिया के लोग जो है वो यही समझ रहे थे कि ये वायरस जो है वो चाइना तक लिमिटेड रहेगा, या 1 या 2 कंट्रीज़ या 4, 6, 8 कंट्रीज़ में जाएगा, जिस तरह से कि सार्स जो है वो 2003 में आया था, तो वो भी चंद कंट्रीज़ तक लिमिटेड रहा। इसके बाद मर्स जो है वो 2016 में आया, तो वो भी सऊदीया से आया, तो 3-4 कंट्रीज़ तक लिमिटेड रहा। तो लोग ये समझ रहे थे कि ये भी इसी तरह से 3, 4, 5 कंट्रीज़ तक लिमिटेड रहेगा। लेकिन इस वायरस ने किसी भी बाउंड्रीज़ का एहतियात और ख़्याल किए बगैर पूरी दुनिया में वो स्प्रेड हो चुका था बाय द टाइम पीपल स्टार्टेड रियलाइज़िंग इट। और इसलिए पाकिस्तान में जो 2 बड़े ग्रोहों के ग्रुप्स में ये नमूदार हुआ, वो एक तो जो ज़ायरीन ईरान के ज़रिए आ रहे थे, उनमें हुआ, और दूसरा जो है वो लोग जो कि तबलीगी जमात का इज्तिमा जो कि मार्च में था, 10 से 13 मार्च तक रायविंड में, उसमें काफ़ी लोगों को जो है ना उसने मुतासिर किया। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे यहाँ लेट आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी ये तकरीबन जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में आ चुका था। हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये अपॉर्च्युनिटी दी है, और दी थी, ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी कि हम उसको पहले से रोक लेते। लेकिन इट इज़ नॉट टू लेट इवन, कि आज भी अगर हम देखें, तो पाकिस्तान में जितने भी केसेज़ आज तक हुए हैं, उसमें 30 से 35% वो लोग हैं जिन्होंने या तो तबलीगी जमात के इज्तिमा में हिस्सा लिया था, या उस इज्तिमा में हिस्से लेने वाले लोगों से वो लोग मिले थे। और 15% के करीब वो लोग हैं जो कि ज़ायरीन वापस आए थे, या तो वो डायरेक्ट खुद मौजूद थे, या उनकी फैमिलीज़ या उनके रिश्तेदार या अज़ीज़ मिलने-जुलने वाले जो थे, वो मुतासिर थे। तो 50% लोग अभी भी जो है ना, वो इन 2 ग्रुप्स में हैं, और अगर हम इनकी बहुत अच्छी सीरो सर्वे कर लें और इन लोगों में इसको वायरस को लिमिट कर लें, तो वी हैव गॉट अ गुड अपॉर्च्युनिटी कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अभी भी इस टाइम सुनामी में 3 से 4 हफ्ते बाकी हैं। यानी जब वो बिल्कुल विजिबल हो जाए मार्केट्स और बाज़ारों में, रोड्स के ऊपर। तो आपके ख़्याल में अभी ये जो 3-4 हफ्ते का जो गोल्डन पीरियड है हमारे पास, अल्लाह ताला ने जो हमें अपॉर्च्युनिटी दी है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? हमें क्या-क्या ऐसी इंटरवेंशंस हैं, क्या-क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो फ़ौरी तौर पर हमें लेने चाहिए, ताकि हम इससे ज़्यादा प्रिपेयर हो सकें? अभी भी 3-4 हफ्ते हैं हमारे पास। क्या ख्याल है आपका? जी, जी। जी, जी, डॉक्टर शफ़ीक, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी 3-4 हफ्ते जो है ना, इसमें हमें लॉकडाउन जो है ना, उसका मकसद ये नहीं है कि लॉकडाउन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, मसले का हल नहीं है वो। लॉकडाउन आपको टाइम प्रोवाइड करता है ताकि वायरस से ज़्यादा लोग मुतासिर ना हो एट वन टाइम, और आपको वो टाइम मिल जाए। वो जो टाइम अगर आपको मिल जाता है, उसमें हो सकता है कि कोई अच्छा इलाज आ जाए। हो सकता है आपके पास जो पीपीई की शॉर्टेज है वो पूरी हो जाए। हो सकता है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास पूरे अवेलेबल नहीं है, वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँ। लेकिन एट द सेम टाइम इन 3-4 हफ्तों में हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग की स्पिरिट को समझना है। लोगों ने कुछ एसओपीज़ बना दिए हैं, कह रहे हैं कि हम मस्जिद में दूर-दूर खड़े होते हैं। लेकिन मैंने अपने देखा है कि जब वो मस्जिद जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं, तो वो एक-दूसरे के इतना करीब होते हैं कि वायरस डेफ़िनिटली उनको एक-दूसरे को कैच कर सकता है वहाँ पर। तो ये सोचना कि जो है वो हमने फलाँ एसओपी बना लिया है, एसओपी वायरस जो है ना आपका एसओपी नहीं पढ़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना। और इसी वजह से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो नुकसान हुआ है, वो हमारे उन लोगों को हुआ है जो दीनदार हैं।
तो लोग ये समझते हैं कि उस एक्टिविटी की वजह से जो है वो हमें बीमारी नहीं होगी। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ये कहा हुआ है कि हम जो है वो जिस्म जो है वो हमारी अमानत है और हमें अपनी अमानत का मैक्सिमम ख़्याल रखना है। और किसी भी एसओपी और किसी भी उसके तहत सोचने के बजाय ये सोचें कि आपको किसी भी ऐसे शख्स के 6 फीट से ज़्यादा करीब आना ही नहीं है, नॉट फॉर अ सेकंड, कि आपको उसके जिस्म का वायरस आपके जिस्म तक पहुँचे। आपको अपने हैंड्स की हाइजीन रखनी है, आपने मास्क मुस्तकिल इस्तेमाल करने हैं और मास्क सही तरीके से इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं, आप सही तरह से पहनते नहीं हैं, सही तरह से अप्लाई नहीं करते, मास्क के ऊपर आप हाथ लगा लेते हैं, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। और कोशिश यही करें कि जैसे कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना है, तो भी आप पहले से अपॉइंटमेंट लें और उनके बताए हुए रूल्स को फ़ॉलो करते हुए जाएँ और कोशिश करें कि किसी से भी 6 फीट से ज़्यादा कम फासले के अंदर आप न जाएँ। और अपने घरों में भी मसाजिद में लोग जा रहे हैं, कभी 50 साल से कम उम्र के लोग मस्जिद में जाएँगे, तो भई घर में जब वो वापस आते हैं तो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं और वो वायरस मस्जिद से या किसी और फैसिलिटी से या बाज़ार से लेकर आ जाएँगे और घरवालों को उसका शिकार कर देंगे। और बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर आपने देखा है कि इस वायरस का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कई एक लोगों की अमवात वाक़ई हो जाती है। हम डेली बेसिस पर केसेस देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और चूँकि मैं खुद लेबोरेटरी टेस्ट कर रहा हूँ, तो हमें बहुत से लोगों को पता चल रहा है कि लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो हमें ये 3 से 4 हफ्ते जो है, वो बहुत ही बहुत शिद्दत के एहतियात साथ लॉकडाउन बहुत करना एहतियात है और हमें अनलॉकिंग भी करनी है और लॉकडाउन जो खोलना भी है, तो हमें टेस्टिंग करके और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत उसको खोलना है। और हर फैसिलिटी में जिसको खोला जाएगा, उनकी हेल्थ केयर की अपनी टीम्स होंगी, जिन टीम्स को हम ट्रेन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो तमाम मेजर्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए वो अडॉप्ट करने होंगे। तो डॉक्टर साहब मैं ये समझ पाया हूँ आप गालिबन ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और या अनलॉकडाउन सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो उसकी रूह को समझना है लॉकडाउन की। अगर आप रूह को नहीं समझेंगे तो उस लॉकडाउन का भी फायदा नहीं, जो मैं आपकी बात से अखज़ कर पाया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में सवाल है कि एक मगरिब में एक टेक्नोलॉजी यूज होती रही है टेली मेडिसिन, तो उसके मुतालिक क्या ख्याल है आपका? आप क्या ये समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यहाँ बुरुए कार लाया जा सकता है पाकिस्तान में? ये डॉक्टर शफ़ीक आपने बहुत ही अहम बात जो है बताई है और जैसा जो आपका पहला सवाल था कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी का, जी, टेलीमेडिसिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी। क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, चाहे वो फैमिली मेडिसिन की क्लिनिक हो, चाहे स्पेशलिस्ट क्लिनिक हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, तो 70 टू 80% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको उस फैसिलिटी तक आने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें फ़ायदा दोनों का होता है कि मरीज़ को जो है मरीज़ जब हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है, तो नॉट ओनली कोविड वायरस बल्कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, जो वो अपने साथ कैरी करके वापस लेकर जा सकता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का आपको पता है बहुत बड़ा एरिना है। तो मरीज़ को हेल्थ केयर की फैसिलिटी में कम से कम जाना चाहिए और जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं होना जाए वहाँ पर। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी 70% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है, वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए पूरी हो सकती है। और टेलीमेडिसिन जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और मरीज़ की फ़ाइल जो है, वो भी मौजूद भी होती हैं और हर वक़्त अवेलेबल होती हैं और एक्सेसिबल होती हैं दोनों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। तो पेशेंट्स जो है वो अपने 70 टू 80% मसाइल टेलीमेडिसिन के ज़रिए हल कर सकते हैं। सर ये एक हमारा जो आम आम नाज जो आम सुनने वाला है, उसके लिए बताएँ कि वो मतलब टेलीमेडिसिन है क्या? उसको क्या वो अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर सकता है या उसको कैमरा चाहिए? तो ज़रा उ उसके लिए आम अल्फ़ाज़ में ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। देखें, टेलीमेडिसिन के लिए जो है ना 2 च में से कोई भी एक चीज़ भी हो तो काम चल जाएगा। स्मार्टफ़ोन है तो बहुत ही अच्छा है कि स्मार्टफ़ोन में पूरी मेडिकल उसकी फ़ाइल बन जाती है और पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड जो है ना, वो अपने स्मार्टफ़ोन पर मेंटेन कर सकता है। इसकी ऐप्स अवेलेबल हैं, पीएचआर ईज़ी के नाम से। और इसी तरह से जो है वो डॉक्टर जो है, ट्रीटिंग डॉक्टर जो है, वो भी अपने स्मार्टफ़ोन या अपने लैपटॉप के ज़रिए जो है, वो मरीज़ों की फ़ाइल मेंटेन कर सकता है और करता है। और ये फ़ाइल्स जो है वो क्लाउड पे रहती हैं ताकि आपको जो है ना
स्टोरेज इसका फ़ोन का यूटिलाइज़ ना हो। लेकिन अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं भी है, रेगुलर फ़ोन है, तब भी जो है वो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकता है टेलीफ़ोन कॉल के ज़रिए। वरना जो है वो हम करते हैं स्मार्टफ़ोन में जो है वो इंटरनेट बेस्ड जो भी सर्विसेज़ हैं उसके ज़रिए करते हैं। और जो स्मार्टफ़ोन के ज़रिए हम करते हैं तो हम डॉक्टर के सामने फ़ेस टू फ़ेस होते हैं। पेशेंट डॉक्टर को देख रहा होता है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवाल-जवाब करके डॉक्टर जो है वो पेशेंट की डायग्नोसिस भी कर देता है, ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर देता है, लेबोरेटरी टेस्ट लिख के भी दे देता है और लेबोरेटरीज़ को इन्फॉर्म भी कर चली जाती है, इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और इस तरह से ट्रीटमेंट का कंप्लीट प्लान और एक्शन जो है ना हो सकता है टेलीमेडिसिन के ज़रिए। जी, टेलीफ़ोन जो सिंपल टेलीफ़ोन यूज़ कर रहा होगा या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें 1 इंच तक आधी 50% जो है ना वो बाकी रह जाएँगी, लेकिन उसको भी तमाम इलाज की सहूलतें पूरी मिल सकती हैं उसके ज़रिए। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जो है ना अ, ये नॉट ओनली कोविड वायरस बल्कि और भी बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ आती रहेंगी, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में विज़िट्स कम से कम हो और जब तक गैर ज़रूरी विज़िट्स हैं, तो वो फ़ेस टू फ़ेस डॉक्टर से टेलीफ़ोन के ज़रिए या स्मार्टफ़ोन के ज़रिए जो है ना राब्ता करके उनका हल कर लिया जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक़्त का और कीमती आरा का और यकीनन ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और शफ़ीक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।